नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस 5000 क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर। तो ये हमारा जो CSC 2023 का जो पेपर होने वाला है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 28 मई को होने वाला है, वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक। और आज का हमारा जो वीडियो है, इसके अंदर हम हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो PT 365 आता है उसको हम देखेंगे। तो इसमें हम जो इसके हमारा जो लक्ष्य रखा है, हमने कम से कम हमारे प्री एग्जाम के अंदर जो 70 क्वेश्चन है कम से कम सही करके आए। ठीक है, तो ये हमारा एक रिवीजन वीडियो है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है, अभी अक्सर समाचारों में रहने वाली जो निधि कंपनियां होती हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है, जो निधि कंपनियां होती है वो वाणिज्यिक बैंकों के समान होती हैं, जो उनके सदस्यों से धन उधार लेती हैं और देती हैं, ये सब कार्य करती हैं। तो इसका जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये वाणिज्यिक बैंकों के समान नहीं करती। जबकि हमारे जो NBFCs होती हैं, जो गैर बैंकिंग जो संस्थान होती है, जो कंपनियां होती हैं, उनके माध्यम से ऐसा करती है। जबकि जो वाणिज्यिक बैंक होती है वो क्या करती है, ग्राहकों से लेती है। ठीक है, तो ग्राहक जो जमा करवाते हैं उसी पूंजी से क्या करते हैं, आगे उधार देती है, उसी से अपना लेन देन करती है, तो उसी से अपनी आय का प्राप्ति करती है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा गलत होने से आंसर हो जाता है हमारा, वैसे भी C हो जाता है। ठीक है, अगला कहता है भी, जो निधि कंपनियों को वाणिज्यिक बैंकों के समान भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। एक सेकंड, तो ये है जो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि भारतीय वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उनको क्या होता है, यानी रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है, मगर जो इनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो आंसर के अंदर जैसे दो गलत हो गए, हमसे असत्य कथन पूछा गया, इसमें कौन सा, असत्य कथन। ठीक है, अगला हमारा जो तीसरा कथन कहता है भी, जो निजी कंपनियां होती हैं में केवल व्यक्तिगत सदस्यों को ही शामिल होने की अनुमति है। केवल और केवल हमारी जो निजी कंपनियां होती हैं, ये निजी नहीं निधि है, इसमें केवल जो हमारे जो व्यक्तिगत सदस्य हैं उसको शामिल होने की अनुमति होती है। तो इसका जो तीसरा कथन है वो सही है, जबकि हमारा पहला और जो दूसरा कथन कहता है असत्य कथन हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, जैसे हमारे जो ये जो कंपनी होती है वह क्या करती है, चिट फंड करती है, जो कहीं ना कहीं लीजिंग फाइनेंस होते हैं, इंश्योरेंस होती है, इनके माध्यम से इन सब चीज़ों की इसको क्या होती है, अनुमति नहीं होती है। और कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड जैसे जो हम कह सकते हैं भी एक प्रकार के जो उपकरण होते हैं, उनमें लगाकर अपना पैसा भी कमाती है। साथ ही साथ जो जो उधार देती है, उससे जो ऋण प्राप्त होता है उसी से वह क्या करती है, अपना गुजारा करती है। और इसे RBI से कहीं ना कहीं लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे जो कॉर्पोरेट जो मंत्रालय होते हैं उसके नियंत्रण देने आती है, किसके, जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत ये आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, इसके बारे में, वित्तीय सेवा संस्थान के ब्यूरो के बारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसके बारे में बताना है। तो हाँ, हमारी जो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना के पश्चात यह जो हमारा जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, ठीक है, जिस पे UPSC ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इसके ऊपर क्या है, इसको क्या कर देगी, प्रतिस्थापित कर देगी, यानी इसकी जगह ये, यानी वित्तीय सेवा संस्थान है, इसका ये इसकी स्थापना होगी। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगला हमारा कहता है, जो वित्तीय सेवा संस्थान को पूर्णकालीन निर्देशन और गैर कार्य अध्यक्षों के रूप में नियुक्त हेतु व्यक्तियों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी होती है। तो जो कार्य हमारा जो बैंक बोर्ड का था वही कार्य किसका है, इसका कार्य है। तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है। ये हमारे जो पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, साथ ही साथ जो गैरकार्य सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उनके नाम की क्या करती है, ये सिफारिश करती है। अगला कहता है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि जो इसके जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो वित्तीय संस्थान है उसमें कहीं ना कहीं ये हमारे जो कॉर्पोरेट प्रशासन की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए ये अपने सुझाव भी देती हैं। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा है भी, इसकी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं ये हमारी बीमाकृत और जो वित्तीय संस्थानों के लिए बोर्ड स्तर पर जो आवश्यक प्रबंधन के पश्चात भी सरकार को भी सलाह देती है। और इसकी जो यानी क्या कर सकते हैं, जो इसकी जो यानी जो स्वरूप है वो एक सलाहकारी स्वरूप है, और इसके जो निर्णय है वो किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, तो पूछा गया सत्य कथन, तो इसके पैर कर दो कथन सही है, तीसरा गलत है, तो राइट आंसर इसका भी होता है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कहता है भी, कोई भी व्यक्ति एक वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेता है और ऋण की अदायगी में चूक जाता है, ये झूक नहीं है, सॉरी, चूक जाता है, वह
किसी भी प्रकार के मूलधन या ब्याज का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है, तो वाणिज्यिक बैंक उस राशि को किस अवधि तक गैर निष्पादन परिसंपत्ति यानी एनपीए के श्रेणी के अंदर डाल देगा। तो इसका जो राइट आंसर है बी, सॉरी न पहले, यानी जब कोई भी ऋण दिया होता है तो उसका अगर 90 दिन तक किसी प्रकार की या तो कोई भुगतान न किया गया हो, ना ही कोई ऋण के अंदर भुगतान किया गया हो, न ही इसके जो मूलधन होता है इसमें किसी प्रकार का भुगतान किया हो, तो ऐसी संपत्ति होती है उसको जो बैंक होती है वो अपनी जो एनपीए की श्रेणी के अंदर डाल देती है। ठीक है। और जो हमारी जो कृषि है, कृषि के अंदर इसका जो अलग मापदंड अपनाया गया है, जिसमें कहा गया भी जो अगर क्या क्या होता है भी जो एक दो फसलों के मौसम होता है भी, जो फसली मौसम होती है उसके आधार पर, और कहीं न कहीं या फिर उसकी जो अवधि होती है वो एक फसल के आधार पर गिनी जाती है, उसमें अगर किसी ब्याज या किस्त की अदायगी नहीं होती है तो कृषि क्षेत्र का ऋण होता है उसको भी एनपीए की श्रेणी में डाल दिया जाता है। एनपीए होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसको एक तो बोलते हैं अवमानक परिसंपत्ति, जिसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स होता है। उसके बाद में हमारी होती है जो डाउटफुल परिसंपत्ति होती है, फिर हानि वाली संपत्ति होती है। ठीक है। तो जो पहले होते हैं जो हमारी अवमानक जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, तो उसमें ये माना जाता है भी जैसे 12 महीनों तक किसी प्रकार का अगर एनपीए के में यानी 12 महीनों तक कोई भी प्रकार की अदायगी उसके अंदर नहीं आती है, या 12 महीनों तक किसी प्रकार का मूलधन उसके पास नहीं आता है, तो बैंक क्या करता है उसको सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर डाल देता है। ठीक है। फिर उसके बाद में डाउटफुल की बात आती है, अगर वह 12 महीनों तक भी 12 महीने के बाद भी अगर उसके अंदर किसी प्रकार का मूलधन या ब्याज या किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आती है, तो इस प्रकार का जो एनपीए होता है उसको बैंक क्या करती है डाउटफुल परिसंपत्ति के अंदर डाल देती है। और फिर क्या होता है भी जो एक होता है हानिकारक यानी लॉस एसेट्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या करती है जब इसके किसी भी प्रकार का यानी जब तक वेट करो और उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं आता भी लोन यानी जो ब्याज नहीं आता है, ना ही उसके बारे में यानी कोई मूलधन आता है, तो इस प्रकार की परिसंपत्ति को क्या करती है जो बैंक होती है वो कहीं ना कहीं जो लॉस एसेट्स या हानि परिसंपत्तियाँ वाली भी डाल देती है। ठीक है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर था हुआ था एक बी, सॉरी इसका राइट आंसर था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भी अक्सर समाचारों में रहने वाली परिसंपत्ति पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या होता है। जो इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं हमारी, जिसको हम बोलते हैं हमारी ये जो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होती हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं हमारी जो गैर निष्पादन जो कंपनी जो परिसंपत्तियाँ होती है उसके हेतु जो कहीं ना कहीं यानी क्या करती है उसको जो उसको एक समाधान करने के लिए, यानी जो एनपीए बढ़ जाता है तो उसकी वसूली के लिए जिन लोगों के जिन्होंने ऋण का रुपया नहीं दिया है उनसे वसूली के लिए हमारी जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी होती है इनकी स्थापना की जाती है। ठीक है। तो हमारा जो एनपीए है यानी गैर निष्पादन कंपनियों के समाधान हेतु केंद्रीकृत दृष्टिकोण को अपनाना, ये क्या है, एक है हमारा इस कंपनियों की स्थापना की गई है। ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी होता है। ठीक। इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं उसको कुछ यानी कहीं न कहीं कुछ रियायतें दी जाती है या कुछ अलग अधिकार दिए जाते हैं जिससे उनकी वह संपत्ति बेच सकते हैं, उनकी संपत्ति को कहीं न कहीं क्या कर सकते हैं भी नीलाम कर सकते हैं, तो उससे जो पैसा प्राप्त होगा उससे कहीं न कहीं अपनी लॉस का क्या करेंगे वो भरपाई करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोक मूल्य सूचकांक किसी अर्थव्यवस्था में कुल थोक बिक्री के लेन देन से संबंधित है और जिसे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है, जो हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है उसका जो कुल थोक मुद्रिक होता है उसी को लेता है। और ये हमारे वाणिज्यिक मंत्रालय के अंदर एक आर्थिक सलाहकार है, एक कहीं के जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है, जो कि किसके वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला है हमारा जो उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक है जिसको हम बोलते हैं सीपीआई के नाम से जानते हैं को, कि वह खुदरा मुद्रास्फीति यानी ये किस पे जो खुदरा की मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्य मंत्रालय द्वारा या कार्यालय द्वारा, सॉरी कार्य मंत्रालय नहीं कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी कथन हमारा सही है, यानी इसको भी एनएसओ जारी करता है। ठीक है। तो ये क्या कहती है भी खुदरा रेट के ऊपर देखती है, तो इसके अंदर साथ ही साथ सेवाएं भी शामिल होती हैं, और ये भी एक अंतर होता है जो होलसेल प्राइस वाले होते हैं उसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि इसके अंदर सेवाएं भी क्या होती है शामिल होती हैं। ठीक है। अगला कहता है जो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक है वह एक निश्चित आधार वर्ष के में किसी क्षेत्र की जनसंख्या द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद्य उत्पादनों की खुदरा कीमतों को, किसको खुदरा कीमतों में जो परिवर्तन होता है उसको मापता है, जैसे भी राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा यानी एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी कथन हमारा सही है। तो पूछा गया कौन सा कथन, तो ये हमारे तीनों के तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है।
ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। जो थोक मूल्य सूचकांक है उसको हमें हमारा जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसको एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। और जो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक है इसको भी एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, जो कहीं न कहीं एक आधार वर्ष पर जो खुदरा कीमतों में जो परिवर्तन होता है उसको ये मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो कोई यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार इस पे क्वेश्चन पूछती है, 2017 से लगातार इस पे क्वेश्चन पूछती आ रही है। तो क्या है, अभी मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है अभी मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता भारतीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता होती है वो आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है, यानी जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा ये नियुक्तियां की जाती हैं। ठीक है। अगला कहता है भी इसके सदस्यों की संख्या भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों के बीच में क्या होती है, समानताएं पाई जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भारतीय रिजर्व बैंक के 3 सदस्य होते हैं इसमें, और जो सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, इसमें 3 सदस्य होते हैं। टोटल इसमें 6 सदस्य होते हैं। और जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। अगर किसी भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है भी जो निर्णय होता है वो टाई हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनको एक निर्णायक मत देने की यानी छूट होती है, ताकि जिस तरफ वह वोट देंगे वही निर्णय मान्य होगा। ठीक है, तो दूसरा कथन हमारा सही है। अगला कहता है मौद्रिक नीति समिति की जो वर्ष, और ये वंश नहीं है, क्या वर्ष में कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, कितनी, एक बैठक होना अनिवार्य है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसकी जो कम से कम जो वर्ष के अंदर 4 बैठक होना अनिवार्य है, एक बैठक नहीं 4 वर्ग बैठक होना अनिवार्य है। हर तिमाही पर इसकी कम से कम एक बैठक होनी आवश्यक है। तो ये भी कथन हमारा गलत हो जाता है। पहला भी गलत है, ये भी गलत है। तो पूछा गया हमसे सत्य, तो सत्य तो केवल और केवल 2 है, जो कि हमारे ऑप्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ एक है। तो अगर हम इसको असत्य कर देते हैं तो तब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1 और 3 यानी बी हो सकता है। मगर अगर सत्य क्वेश्चन पूछा गया तो हमारा केवल और केवल बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या कोई संदर्भ जो सही कथन है उसके बारे में हमें बताना है। कहता है अभी रिजर्व बैंक में के परामर्श पर सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में मुद्रास्फीति के लक्ष्य का निर्धारण करती है। जो लक्षण होता है, लक्षण लिखा गया, लक्ष्य होता है, लक्षण नहीं होता। ठीक है, उसका निर्धारण करती है। वर्तमान संदर्भ में मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है वो कितना, 6% निर्धारित किया गया है। तो ये दोनों ही बातें अभी तक हमारी सही हैं, क्योंकि जो भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके जो सरकार होती है वो मुद्रास्फीति के लिए 5 वर्षों का एक टारगेट रखती है। भी हम इस टारगेट तक इतनी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेंगे। और जो अभी वर्तमान में जो चल रही है वो 6% अधिकतम दर चल रही है, यानी हमने संतुलन को माना है 4, इससे हम +-2 माना है, यानी अधिकतम हमारी 6 होगी और न्यूनतम हमारी में 2 होगी। अगर इसके बीच में हमारी अर्थव्यवस्था है तो काफ़ी संतुलन में है। अगर या तो 2 से नीचे हो जाती है तब हमें कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, या 6 से ऊपर हो जाती है तब हमें इसके कदम उठाने की ज़रूरत है। जबकि अभी हाल ही के अंदर ऐसा भी देखा गया है हमें, जो अभी हमारी जो मुद्रास्फीति है वो 6 से ज़्यादा थी, तो क्या करती थी सरकार थी, उसने कुछ जो आरबीआई ने कुछ कदम भी उठाए थे। हमारी जो रेपो दर थी उसके अंदर बढ़ोतरी करी थी, लगातार काफ़ी बढ़ोतरी की थी। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। इसके बाद में है जो नॉमिनल एंकल अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। ठीक, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके जो तीनों के तीनों कथन हमारे सही है। पूछा भी हमसे सत्य ही कथन गया है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अभी हाल ही में जो मूल्य निगरानी केंद्र, कौन सा, हमारा जो मूल्य निगरानी केंद्र की स्थापना की गई है, तो ये निम्न में के द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मूल्य निगरानी केंद्र है ये हमारा किया जाता है उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय के तहत इसको जारी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है हमारा सी, इसका राइट आंसर होता है। तो इसको किसके द्वारा, ये हमारा उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक है, सॉरी, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो अभी जो वर्तमान जो स्थिति है उसके अनुसार जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल यानी 50% जो व्यय है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, और जो 50% है वो केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। तो जो हमारा जो मूल्य स्थिरता जो सुनिश्चित करने के लिए जो उठाए गए कदम है उसमें हम देखते हैं भी, जैसे एक तो हमारा है जिसके अंदर मूल्य निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए पहल आरंभ की गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो खाद्य वस्तुओं के संबंध में मूल्य संबंधी जो डेटा है उसकी रिपोर्टिंग करना या निगरानी करना या उसकी मूल्यांकन करना, इसका क्या है, कार्य है। एक इसका कार्य जैसे हमारी जो दालें हैं या कुछ सब्जियां हैं, जैसे प्याज है या कोई अन्य जो सब्जियां हैं, उसके जो हस्तक्षेप की जो योजना है वो भी शुरू करनी है, ताकि इसके अंदर हमें बढ़ावा दिया जा सके। ठीक,
उसके बाद में अगर हम देखें तो एक इसका लक्षण है कि जो कृषि के जो बागानी क्षेत्र है हमारा, उसके अंदर भी इसका जो काफ़ी योगदान है, यानी इसके अंदर भी जैसे हमारे जो आलू है या या प्याज है, तो इस प्रकार की जो है उसके अंदर जो मुद्रास्फीति है उससे निपटना भी है, और कहीं ना कहीं हमारे जिसको मूल्य है उनके भी स्थिरता इसके अंदर लानी है। ठीक है, तो हमारा इसका जो सही आंसर हो, साथ ही साथ एक बार हम थोड़ा सा और देख लें तो ये हमारा जो मूल्य निगरानी जो केंद्र है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो आवश्यक वस्तुओं की कीमत की निगरानी की जाएगी इससे। ठीक है, जो कि हमने देखा, साथ ही साथ मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करता है। ये क्या देखता है अभी, जो हमारी उसकी जो गुणवत्ता देखता है, साथ ही साथ उसकी मात्रा को भी देखता है, उसके मानक भी देखता है। ठीक है, और उसके जो बेंच मार्क यानी उसके लिए किस किस प्रकार की आवश्यकता है वो भी इसके अंदर देखता है। तो इसी के अंदर सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है ई दाखिल। तो हमारे जो ये जो हमारा जो मूल्य निगरानी केंद्र है में तेजी से कार्रवाई करने के कारण उपभोक्ता शिकायत की ऑनलाइन शिकायत कर पाए, इसके लिए उन्होंने ई दाखिल यानी सेवाएं शुरू की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है स्थायी जमा सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी जमा सुविधा का प्रतिपादन मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ये हमारा जो पहला कथन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो इसका क्या कहता है भी, जो इसकी जो स्थायी मूल्य सूचकांक है, इसे कहीं के जो वित्तीय वर्ष 2023 के अंदर अभी इसको लॉन्च किया गया है, और इसका जो प्रतिपादन है या इसकी जो घोषणा है वो किसने की थी, मुद्रा नीति समिति, जो मौद्रिक नीति समिति थी उसने की थी। किस लिए, जो हमारा जो तरलता का समायोजन सुविधा प्रदान करने के लिए, अर्थव्यवस्था के अंदर हमारी जो तरलता है उसको सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, अगला कहता है भी ये चीज़ जो ठीक है यही हमारा दे रखा है। अगला भी हमारा क्या कहता है भी, तो तरलता प्रबंधन को एक साधन है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन हमारा सही है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो ये क्या एक प्रकार से हमारा तरलता का साधन है, और इसकी सहायता से क्या होता है जो आरबीआई बिना किसी जमानत या फिर सरकारी प्रतिभूतियों के अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उससे क्या करती है, जो तरलता होती है उसको अवशोषित कर लेती है। तो जैसे क्या करती है अभी, तरलता को अवशोषित करने के लिए जो वाणिज्यिक बैंक करता है, जो आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों को जो प्रतिभूतियाँ होती है वो बेचती है, जिसकी वजह से जो सरकार क्या करती है, यानी जो बैंक होते हैं वो उस प्रतिभूतियों को लेते हैं, और उनके पास जो अधिशेष राशि होती है वो क्या करते हैं, वो आरबीआई को दे देते हैं। तो इससे ये जो हमारा जो स्थायी जमा सुविधा है, तो इसके माध्यम से क्या है भी, जो इस प्रकार की जो प्रतिभूतियां बेचने की आवश्यकता नहीं होती है, ये हम डायरेक्टली तौर पर इसको लागू करके हम कहीं ना कहीं जो मुद्रास्फीति है या जो तरलता अधिक है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसे पहली बार 2014 में जो उर्जित पटेल समिति थी उसके प्रबंधन के यानी उपकरण के रूप में इसको रखा गया था, और मौद्रिक ढांचे को संशोधित करने और मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। ठीक है, और अभी जैसे वर्ष 2022 के अंदर जो हमारा स्थायी जमा सुविधा है उसके लिए फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो की जगह लेगा। जो हमारा जो वर्तमान में कौन सा जो फिक्स्ड रेट रेपो है, जो फिक्स्ड रेट रेपो रिवर्स रेपो रेट है उसका जगह लेगा। ठीक है, और इसकी जो ब्याज दर है वो लगभग 3.75 के आसपास है। कितनी हमारी 3.75% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अभी जो ये बैंक इंश्योरेंस है, क्या नाम इसका नाम ये बैंक इंश्योरेंस शब्द के संदर्भ किस चीज़ को संदर्भित करता है, तो ये क्या होता है, जो बैंकिंग व्यवस्था के अंदर जो बीमा कंपनियां होती हैं वो अपनी जो सेवाएं होती हैं या जो उत्पाद होते हैं वो जो बैंक के ग्राहक होते हैं उनको जो बेचने की उनको अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो यही होता है हमारा जो बैंक इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो यानी जो सरकार के लिए या जो बैंक जो बीमा कंपनियां होती हैं उसके लिए अधिक राजस्व की भी क्या करता है, प्राप्ति की करता है, यानी प्राप्ति करने की एक विकल्प उत्पन्न करवाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करता है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, जो हमारी जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है उसके बारे में। तो कहता है कि इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। तो ये कथन ही हमारा जो गलत हो जाता है जो प्रति वर्ष वाला है, क्योंकि इसका जो ये कही जाती है प्रत्येक 6 माह के अंदर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट भारतीय वित्तीय प्रणाली के वित्तीय स्थिरता के समक्ष मौजूद चुनौतियों को सामना करने में क्षमता प्रदान करवाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी जो ये रिपोर्ट बताती है भी भारतीय प्रणाली के अंदर जो चुनौतियां हैं उससे आप कैसे निपट सकते हैं। पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है हमारा बी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो लघु वित्तीय बैंक होते हैं, कौन से, जो लघु वित्तीय बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो लघु वित्तीय बैंक की स्थापना अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन विस्तार के उद्देश्य से की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है हमारी। ठीक है। तो कहीं न कहीं हम क्या कर सकते हैं, एक एक तौर पर जो हम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सके, इसलिए इसकी हमने स्थापना की थी। अगला क्या है, अभी जो लघु वित्तीय बैंक होते हैं, जो ये इसका जो 100% जो ऋण है वो प्राथमिक क्षेत्र में देना अनिवार्य होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्योंकि ये अपना जो 75% जो ऋण है उसको प्राथमिक क्षेत्र में देना इनके लिए ज़रूरी होता है, न कि ये लगभग जो 100%। ठीक है। तो ये कथन गलत होता है। अगला कहता है, जो लघु वित्तीय जो कंपनी परिसंपत्तियों का 500 करोड़ रुपए होने पर 3 वर्ष के भीतर उन्हें जो सूचीबद्ध करवाना अनिवार्य होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन हमारा सही है, तो पहला और तीसरा कथन सही है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी। ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। तो आज शायद इतने ही क्वेश्चन हैं। आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।